नमस्कार व्यूअर्स। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो वर्ल्ड दिस वीक से रिलेटेड है, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स अलग अलग पृथक टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे। इस तरह का एपिसोड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स और जो भी चीज विश्व में घट रहे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ टॉपिक्स में से, जिसका पहला टॉपिक है परमाणु समझौता का एनालिसिस जो भारत के साथ हुआ था अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के संबंध में कार्यान्वयन का आंकलन करना है, यानी कि जो हमारा परमाणु समझौता होता है उसका एनालिसिस करना है। और ये कौन करेगी? गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका में कुछ मेंबर्स हैं। भारत के सहयोगी बनाने के लिए विधेयक पेश किया है। ये एक विधेयक था, एक बिल था जो पास किया है भारत को सहयोगी बनाने में। किसमें? नॉन आर्मी एरियाज जो हैं, मतलब शांतिपूर्ण एरिया, जो सिविल एरियाज हैं, जिसमें हम शांतिपूर्ण तरीके से न्यूक्लियर ताकत को हम काम कर सकते हैं। इस तरह का एक बिल था। एलाई ऑफ पार्टनर नेशन टू फर्दर द लिबरल बायलेटरल न्यूक्लियर डील। जो पार्टनर नेशंस हैं उनके साथ बायलेटरल न्यूक्लियर डील तय करनी है, जिसमें एक भारत भी है। अमेरिका करेगा। एस्टेब्लिश ज्वाइंट कंसल्टेटिव डायलॉग, जो एक ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के थ्रू होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ होगा। ये क्या होगा? ज्वाइंट कंसल्टेटिव डायलॉग होगा, यानी कि मिलके हमारी गवर्नमेंट का और अमेरिकन गवर्नमेंट का कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के थ्रू एक ऐसा संयुक्त परामर्श तंत्र स्थापित होगा, जिसको हम कह सकते हैं कंसल्टेटिव मैकेनिज्म। अमेरिकन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट सिविल न्यूक्लियर जो यूजेज हैं न्यूक्लियर एनर्जी के, उसके बारे में कौन करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करेंगे विद हेड्स ऑफ अदर फेडरल डिपार्टमेंट्स। ये लोग हैं जो सारा डिस्कशन करेंगे। संबंधित विभाग के स्वयं एजेंसीज के प्रमुख परामर्श से होगा, यानी कि आपस में डिस्कशन होगा। कौन कौन करेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विद हेड्स ऑफ अदर फेडरल डिपार्टमेंट्स। ये लोग करेंगे, ये आकलन बेसिकली एनालिसिस करेंगे, जो हमारी पहले डील हुई थी। ये कब हुई थी? जो साइन कब हुई थी? अक्टूबर 10 में हुई थी, ये 2008 में। उसका आकलन करेंगे। 2008 में ये डिस्कशन हुई थी, काफी टाइम हो गया, तो इसलिए आकलन करना बहुत जरूरी है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो गया। बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होगा। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों तरह का डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होगा, यानी कि कूटनीतिक संलग्नता कह सकते हैं इसको। तो वो दोनों तरह से होगी, बायलेटरल भी होगी और बहुपक्षीय मल्टीलेटरल भी होगी। फॉरेन न्यूक्लियर फर्म्स को वैश्विक परमाणु व्यापार परमाणु आपत्तिकर्ता समूह से न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से छूट मिली थी। अब इसमें क्या हुआ था? जो भी प्राइवेट फर्म्स थी उनको एक छूट मिली थी 2008 में, फॉरेन न्यूक्लियर पावर फर्म्स को। और किससे मिली थी? न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से, जिसको हम परमाणु आपत्तिकर्ता समूह भी कहते हैं, उनसे छूट मिल गई थी। एनर्जी की छूट 2008 में इंडो अमेरिकन न्यूक्लियर डील 2008 में मिली थी। भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के बाद हुई। असैन्य परमाणु समझौता कैसा होता है? जिसमें कोई सैन्य का यूज नहीं होता, यानी कि कोई लड़ाई युद्ध के लिए परमाणु का कोई यूज नहीं होता, उसका कोई उपयोग नहीं होता, सिर्फ बिजली बनाने में या कोई भी असैन्य कार्य में ये उपयोग होता है। ये छूट इस कारण से मिली थी। अब ये छूट जो प्राइवेट फर्म्स को मिली थी उसमें एक बात आ गई थी, क्योंकि 2010 में सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 पास हो गया था, और इसने प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप को बिल्कुल बाधा पहुंचा दी थी, उसको रोकवा दिया था। इसको हिंदी में हम ये भी कह सकते हैं नागरिक दायित्व अधिनियम, जिसने निजी क्षेत्र में बाधा करी थी। तो इस तरह का एक एनालिसिस होने वाला है, जो 2008 की टीटी 10 अक्टूबर को साइन हुई थी उसके बारे में। और ये वापस से क्योंकि ट्रम्प जी आ गए तो वापस से सारे काम हो रहे हैं, और इस टीटी को वापस से उजागर किया जाएगा, इसको वापस से स्थापित किया जाएगा, जो अब किसी तरह ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। इससे आगे चलते हैं। बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने रखाइन कॉरिडोर जो बनने वाला था, जो बनाना चाह रहे थे, इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाना चाह रही थी, उसको बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल जो वकार उल जमान है और मोहम्मद यूनुस के बीच में तकरार चल रही है। यूनुस बनाना चाहते हैं ये रखाइन कॉरिडोर, और जो वकार उल जमान नहीं बनाना चाहते। ये भारत पर प्रतिकूल असर डालता है, इसलिए भी नहीं बनाना चाहते। एक आदमी अपोजिट ऑफ
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ है और एक उसके फेवर में है। तो ये उस पर बेसिकली डिसीजन है। तो आर्मी चीफ जनरल वकारुल-जमान ने मोहम्मद यूनुस को तकरार हो गई कि भाई रखाइन कॉरिडोर बनेगा नहीं। वकार ने मीटिंग बुलाई और रखाइन कॉरिडोर को अस्वीकार कर दिया, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इंटरिम रिजीम का महत्वपूर्ण काम जो डिसीजन ले रही है चुपचाप ले रही है, अकेले अकेले ले रही है और आर्मी को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रही, शास्त्र बलों को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रही। यानी कि उनको आर्मी को अंधेरे में रख रही है इंटरिम गवर्नमेंट, यूनुस सरकार जिसको कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, जो यूनुस द्वारा चलाई जा रही है, मोहम्मद यूनुस द्वारा। तो वो आर्मी को बिल्कुल अंधेरे में रख रही है। उसके आगे चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन दिसंबर तक हो जाने चाहिए, यानी कि वो किसी तरह से भी चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल के इलेक्शन करवाएं और एक सरकार बनाएं जो आगे जाके कोर्स ऑफ एक्शन चूज करे, यानी कि एक दिशा निर्देश दे, और वो सरकार निर्वाचित होनी चाहिए, यानी कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो इलेक्शन के फेवर में जो वकार यूनुस जो है आर्मी चीफ जो है, उससे आगे चलते हैं। जनरल वकार जो है समय से पहले सभी दलों की भागीदारी चाहते हैं, उनकी पार्टनरशिप चाहते हैं। पार्टनरशिप से क्या होगा कि चुनाव सही तरीके से होंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में होंगे, वो यही चाहते हैं जो एक बांग्लादेश का कल्चर रहा है। वहां पे कभी भी डिक्टेटरशिप नहीं रही है। उनका ये विचार कुछ समय के लिए रही थी, पर जनरली बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है। उन्होंने विचार पूर्वोत्तर में भारत में आने वाले सामान पर अभी थोड़े दिन पहले बांग्लादेश ने जो प्रतिबंध लगाया उसके बाद ही हुआ है, और आवामी लीग पे भी प्रतिबंध लगाया उसके बाद हुआ है। ये जो डिसीजन लिया उन्होंने उसके बाद लिया है, इन दोनों पे जब बैन लगाया, आवामी लीग पे और सामान मंगाने पे भारत से। उन्होंने साफ साफ कह दिया जो हमारी इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई थी उसको अभी भी मेंटेन किया जाएगा, उसकी मर्यादा को अभी मेंटेन किया जाएगा। मुक्ति संग्राम की विरासत और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि उन्होंने इसका फेवर ही किया है, जो पाकिस्तान से इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस ली थी, स्वतंत्रता ली थी। और उन्होंने साफ साफ कह दिया भीड़ की हिंसा को, अराजकता को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि जो जितना नाटक हुआ है पिछले कुछ महीनों में, ऑलमोस्ट आधे साल में, वो ये नाटक को अब रिजेक्ट कर देंगे और वो इसको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिलाओं ने भी ढाका में एक प्रोसेशन किया, एक जुलूस निकाला जिसमें उन्होंने समान अधिकार और सुरक्षा की मांग की है, और कहीं ना कहीं इस जिहादियों को, इस्लामिस्ट जो हैं, उनको संदेश दिया है कि भाई ये सब नहीं चलेगा हमारे देश में, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और इसी तरह से चलेंगे। सैन्य अफसर जनरल, जो भी जितने भी सैन्य अफसर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो वकारुल के साथ हैं, जो भी अभी बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उन्हीं के साथ हैं, जो भी जितने भी अफसर हैं वो उनके पीछे खड़े हैं। वकारुल जवान जो हैं वो चाहते हैं कि कुछ इकोनॉमिक स्टेप्स लिए जाएं जिससे देश की स्थिति, क्योंकि देश की स्थिति, बांग्लादेश की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, वो ये चाहते हैं कि स्टेप जल्दी से जल्दी लें। इसलिए वो इलेक्शन भी कराना चाहते हैं, जो यूनुस चाहता नहीं है। मोहम्मद यूनुस चाहता है कि वो अपनी इसी तरह से सरकार चलाता रहे और अपनी रोटियां सेकता रहे। तो वो कह रहा है कि देश की बागडोर संभालने पर कोई तत्काल कदम नहीं ले रहे, वो खुद स्टेप नहीं लेना चाह रहे। वो चाहते हैं कि एक मिलीजुली सरकार हो और पूरी तरीके से लोकतांत्रिक रवैये से इलेक्टेड सरकार हो। इंटरिम रिजीम के जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, खलीलुल रहमान जिनका नाम है, इन्होंने ये रखा था, ये जो है रखाइन कॉरिडोर का जो गलियारे का जो मत रखा था कि भाई ये होना चाहिए, ये स्टेप होना चाहिए, पर वो उन्होंने बैकफुट में ले लिया, उन्होंने अपना बैकफुट ले लिया। यानी कि वो इसको एज पर आर्मी ऑफ बांग्लादेश से चल रहे हैं, यानी कि इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ढाका किसी कॉरिडोर पे बात नहीं करेगा, ये उन्होंने कह दिया है। अब सेना और विदेश मंत्रालय के साथ एक ही पृष्ठ पर हैं, मतलब जो एनएसए हैं और उनका जो विदेश मंत्रालय और जो जनरल हैं, जो जनरल हैं जो बांग्लादेश के, वो तीनों एक ही पृष्ठ पे हैं, यानी कि एक ही पेज पे हैं। यानी कि रखाइन कॉरिडोर नहीं बनेगा। कुछ बाहरी ताकत चाहती थी कि चाइना और जनता इस स्टेप से कमजोर होगी तो ये स्टेप लिया जाए, पर अल्टीमेटली ये किसको प्रतिकूल असर डालता है? भारत पे डालता है। तो भारत के भी ये बेकार, भारत के खिलाफ स्टेप था जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये
कुछ फेवर की बात हुई है भारत के साथ अच्छे रिलेशन कायम करने में, जो वहाँ के जनरल चाहते हैं, क्योंकि भारत के साथ अगर अच्छे रिलेशन रहेंगे तो इकोनॉमी भी अच्छी रहेगी। इससे भारत पर प्रतिकूल असर पड़ता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब इससे आगे चलते हैं, एक नया टॉपिक और लेते हैं जिसमें ग्लोबल आउटरीच, वैश्विक पहुंच बना रहे हैं। हमारा जो इंटर पार्टी का जो एक ग्रुप है वो विदेश में जा रहा है, अलग अलग कंट्रीज में जा रहा है, और वो बता रहा है पाकिस्तान की सारी बदमाशियां, पाकिस्तान के जो हमने अभी जो सिंध जो हमारी वाटर ट्रीटी है उसको रिजेक्ट किया, तो क्यों किया है, तो सबको कम्युनिकेट कर रहा है। इस तरह के स्टेप पहले भी कांग्रेस की पार्टी के समय भी लिए गए थे और अब भी लिए जा रहे हैं। तो मनमोहन सरकार ने ये कदम लिया था उसी, और नरसिम्हा राव ने भी ये कदम लिए थे, तो उसी स्टेप पे अब बीजेपी गवर्नमेंट भी ले रही है, जो अभी प्रेजेंट में जो सरकार है वो भी ले रही है, करंट में जो सेंटर में सरकार है। 2 बार सांसद अमर सिंह पंजाब से हैं, वे भी इस बात पे खुश हैं, क्योंकि उनको भी अमर सिंह को भी इस ग्रुप में लिया गया, जो बाहर विदेश में जाएगा, डिप्लोमेट्स जाएंगे भारत से, इंडियन डिप्लोमेट्स, और वो भारत सारा कम्युनिकेट करेंगे कि क्यों हमने युद्ध किया। उसमें शशि थरूर भी शामिल हैं और मनीष तिवारी भी शामिल हैं। अच्छा, जो राहुल गांधी ने जो लिस्ट भेजी थी उसमें ये लोग नहीं थे, ये एक सेपरेट लिस्ट बनी है जो अपने आप में मजाक है। जो सरकार है, सेंट्रल में जो सरकार है, उसने ये सेपरेटली इन लोगों को भेजा है, उन्होंने राहुल गांधी की लिस्ट को नहीं माना और इसको सेपरेटली भेजा, तो ये भी एक पॉलिटिकल एक मजाक ही है। ये इसको हम बाई पार्टिज्म भी कह सकते हैं, यानी कि 2 पार्टियों से बाहर का भी एक इनिशिएटिव है, और ये कांग्रेस के समय भी लिया गया था। वैकल्पिक सूची जो राहुल गांधी ने दी थी उसको माना ही नहीं गया, इन्होंने अपने आप ही एक सूची बनाई जिसमें हर पार्टी के लोगों को शामिल किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल एक सही कदम है, यानी कि जो ये मंडल जा रहा है, जो बाहर जा रहा है डिप्लोमेट्स का, जो इंडियन डिप्लोमेट्स का, ये एक सही कदम है, ये उन्होंने बोला है। जो ये अमर सिंह जी हैं पंजाब के, उन्होंने सांसद हैं, उन्होंने ये बार बोला है, ये 2 बार सांसद रहे। अमर सिंह जी जो हैं दलित आईएएस हैं, सीमावर्ती एरिया पे इन्होंने बहुत काम किया है, वो परिवार की पीड़ा जानते हैं, जब उग्रवाद के समय पे जब वो विस्थापित हुए थे पंजाब में और आसपास के एरिया में, और आतंकवाद को खतरा मानते हैं, हालांकि वो बीजेपी से नहीं है। इसी तरह के स्टेप्स 26/11 में मनमोहन सिंह सरकार ने भी लिए थे, मतलब उन्होंने बाई पार्टिज्म इनिशिएटिव लिया था और ग्रुप को बाहर भेजा था, ये मनमोहन सरकार में भी हुआ था। इसी तरह का पीवी नरसिम्हा राव सरकार में भी हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी उस बाई पार्टिज्म इनिशिएटिव का नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि लीडर थे। संयुक्त राष्ट्र में मंत्रिमंडल भेजा था इन्होंने, उस समय भी पीवी नरसिम्हा राव ने, और उसका नेतृत्व बीजेपी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। ट्रंप ने $175 बिलियन की गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड प्लान आज डिक्लेयर किया है। ये इस योजना का अनावरण किया है, इस प्लान का डिक्लेरेशन किया है। ये $175 बिलियन की एक नई योजना है। चाइना अंडरमाइन कर रहा है, चाइना ने इसका पुरजोर मजम्मत की है, इसको क्रिटिसाइज किया है कि ये अंडरमाइन ग्लोबल स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करता है, यानी कि ग्लोबल स्टेबिलिटी को बिगाड़ता है और सब आपस में युद्ध की एक स्थिति बनाता है। तो इसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया, इसकी मजम्मत की। अगले 3 साल में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। अगर ये पृथ्वी के दूसरे कोने से कुछ भी चीज आती है या स्पेस से कोई अटैक होता है तो उसको संभाल सकेगा। तो ये 3 साल में क्रियान्वित हो जाएगा, ये जो गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम जो है, ये जो प्लान है। यूएस के जो स्पेस फोर्स है, जनरल माइकल गुथर्टिन इनका नाम है, ये इसके लीडर रहेंगे, ये इसको लीड करेंगे, इस प्रोग्राम को, ये इसका नेतृत्व करेंगे। कनाडा भी इसमें इंटरेस्टेड है, अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो भी इसमें शामिल होना चाहता है। स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर्स जो होंगे उनके द्वारा इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स को ध्वस्त कर दिया जाएगा। जो इंटरसेप्टर्स स्पेस में लगे होंगे वो ये काम करेंगे, और जो ये इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स को ध्वस्त करने का एक जो प्रोग्राम है, जिसको हम गोल्डन डोम सिस्टम जो कह रहे हैं,
ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स को भी तोड़ डालेगा, स्पेस में ये वर्क करेगा। इसकी जो लागत होगी 100 आने वाले समय में डॉलर 161 बिलियन से लेके 542 बिलियन तक का अनुमान है। इसमें करीब 20 साल लगेंगे इसको डेवलप करने में। जो सारा सिस्टम है, ये आने वाले सिस्टम जो है ये दूसरी जनरेशन का टेस्ट सिस्टम होगा। धरती, आकाश और समुद्र जितने भी जो बॉडीज हैं उसमें ये स्थापित हो जाएगा। सब तरह के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स को रोक पाएगा। ये बेसिकली अमेरिका ने रशिया और चाइना को ध्यान रखते हुए ये बनाया है। इसका नाम इजराइल से लिया गया, इजराइल के सिस्टम से लिया गया है। जो उनका इजराइल के सिस्टम जो है, जो इस तरह का सिस्टम है मिसाइल सिस्टम, वो उसका नाम है आयरन डोम। तो इन्होंने गोल्डन डोम नाम रख दिया, बस इतना सही अंतर है। अब आगे चलते हैं। बानू मुश्ताक जो हैं उनको बुकर प्राइज मिला है। वो हमारे यहाँ की राइटर हैं, कन्नड़ा की राइटर हैं, कन्नड़ हैं। ये किताब पहली बार किसी कन्नड़ किताब को या कन्नड़ राइटर को ये सम्मान मिल रहा है। उनको बुकर प्राइज मिल रहा है। और उनकी जो किताब है हार्ट लैम्प यानी कि हृदय दीपक के ऊपर मिला है। मुश्ताक ने इसे विविधता की जीत बताई है, यानी कि डाइवर्सिटी की जीत बताई है। उन्होंने 12 लघु कहानियों का संग्रह दिया है। ये दक्षिण भारत में पितृस्थात्मक पैट्रियार्कल फैमिली जिसमें ज्यादातर मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है, उन पे यानी कि पितृ की जहां ज्यादा चलती है, यानी कि पिता की ज्यादा चलती है, उस सोसाइटी से रिलेटेड महिलाओं का जो प्रतिरोध होता है, महिलाओं की जो फीलिंग्स हैं, उसके बारे में इसमें बखान किया है। बुद्धि और साहस की कहानी भी कहती है, यानी कि औरतों की कहानी भी कहती है। महिलाओं पे बेस्ड है, महिलाओं से प्रेरित है ये सारी कहानियां। तो इस पर बुकर प्राइज मिला है। और इसका जो बेसिस है वो रिच स्टोरी टेलिंग जो हेरिटेज है, यानी कि शास्त्रीय कहानी के माध्यम से, मतलब एक दूसरे को जो कहानी सुनाने का माध्यम है, उस हेरिटेज को, उस शैली को लिया गया है। तो ये एक रिच हेरिटेज है, जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया है। सुनने की जो शैली है, कहानी सुनाने की जो शैली है, उस पर बेस्ड है ये। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक था। स्लोवेनिया एक ऐसा कंट्री है जिसने वाटर डिप्लोमेसी में यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सुप्रीम काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जल कूटनीति के सक्रिय भूमिका निभाई थी यूएनएससी में। तो स्लोवेनिया वो कंट्री है जिसने पानी के बारे में एक अच्छी भूमिका निभाई और यूएनएससी में अपना प्रेजेंटेशन शो करी, अपना सक्रिय रूप से जल कूटनीति पे अपना दावा प्रस्तुत किया और सक्रिय भूमिका निभाई। तो स्लोवेनिया एक वाटर के बारे में, पानी के बारे में एक जागरूक कंट्री है, जागरूक देश है। उन्होंने पानी को मौलिक अधिकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फंडामेंटल राइट भी कहा, यानी कि पानी का होना एक मौलिक अधिकार बनाया, क्योंकि उन सबको पता है कि आने वाले युद्ध जो भी होंगे वो पानी पे बेस्ड होंगे। यूएनएससी ने सिंधु जल संधि के स्थगित होने पर सवाल उठाए। उनको बुरा लगा कि भाई ये पानी का अधिकार तो फंडामेंटल राइट है, तो पानी पाकिस्तान का रोका नहीं जाना चाहिए। पर जब जो स्लोवेनियन सेक्रेटरी थे, जब उनकी जयशंकर जी से, एक्सटर्नल मिनिस्टर से जब बातें हुई, वार्तालाप हुआ, जब उनसे रिव्यू एक्सचेंज हुए, तो उनको समझ में आया कि गड़बड़ पाकिस्तान की तरफ से है और ये संदेश पाकिस्तान की तरफ भी गया। पाकिस्तान इनको भड़काना चाह रहा था, पर सही डायलॉग से और डिस्कशन से पता लगा कि पाकिस्तानी गलत रास्ते पे है। मिनिस्टर के डेलीगेट बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई, एक दूसरे से व्यू एक्सचेंज हुए। जब ये लोग वहां का डेलीगेट आए और हमारे जयशंकर जी से मिले तो अच्छी वार्तालाप हुई और किसी तरह से सही संदेश गया। वाटर स्कैरसिटी नहीं, इंडस वैली टीटी को रिव्यू करने के लिए बोला है। अब आपको बात बताता हूं कि पाकिस्तान क्या शो कर रहा है कि वाटर स्कैरसिटी करना चाहता है भारत, और इसको एक तरह से हथियार के रूप में यूज करना चाहता है पानी को। पर भारत ने कहा कि वाटर जो अपना ये जो टीटी हिंदू जो ये टीटी है पानी की, सिंधु टीटी जो है वाटर टीटी है, ये बेसिकली स्कैरसिटी प्रोवाइड करने के लिए नहीं है। ये बहुत पुरानी हो चुकी है और हमें इसका अहवाल रिव्यू करना जरूरी हो गया है, इसलिए कर रहे हैं, ना कि स्कैरसिटी करने के लिए, ना कि पानी की कमी करने के लिए पाकिस्तान में। अच्छा, स्लोवेनिया जो कंट्री है
इसने एक फंडामेंटल राइट बनाया एक अमेंडमेंट के द्वारा, एक संशोधन के द्वारा अपने कानून में, और 150 देशों की मदद से जल कूटनीति अपनी भूमिका सुनिश्चित की। इसने बाल्कन कंट्रीज का भी उपयोग किया और 150 देशों की सहमति से ये जो मैंने वाटर डिप्लोमेसी बताई है उसमें को इसने सुनिश्चित किया। तो स्लोवेनिया का एक बहुत बड़ा नाम है पानी की कूटनीति के बारे में, पानी को फंडामेंटल राइट बनाने में। पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको हथियार बनाने की शो करा कि ये भारत इसको हथियार की तरह ही उपयोग कर रहा है, पर भारत ने उसको समझाया कि जो IWT इसका इसलिए जरूरत है, इसको वापस से एनालिसिस करने की इसलिए जरूरत है, आकलन करने के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ डेमोग्राफीज हो रही है, क्लीन एनर्जी गोल्स हैं हमारे, जिसको हमेशा पाकिस्तान अंडरमाइन करता रहा है, उसको कमजोर करता रहा है। तो ये डेमोग्राफिक चेंज की वजह से, क्लीन एनर्जी की वजह से इसका आकलन करना, इस ट्रीटी का, इंडस वाटर ट्रीटी का आकलन करना बहुत जरूरी हो गया है। 2019 में IIT कानपुर ने और स्लोवेनिया ने एग्रीमेंट किया था क्लीन गंगा प्रोजेक्ट के बारे में, ग्रीन गंगा ऑपरेशन के बारे में। इन कंट्री ने और IIT कानपुर के ऑर्गेनाइजेशन ने, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था। इसके अलावा IIT कानपुर ने स्पेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्लोवेनिया के साथ, जिसको हम स्लोवेनिया ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, कोलैबोरेट किया। किसके लिए कोलैबोरेट किया? इन दोनों ने कोलैबोरेट किया, IIT कानपुर ने और इसने जिसको हम स्पेस सेंटर एक्सीलेंस स्लोवेनिया कहते हैं, इन दोनों ने आपस में कोलैबोरेट किया, आपस में मिलकर काम किया और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को बनाने की बात करी है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना जा रहे हैं ये लोग, जो अब ये क्या करेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म? ये दुनिया भर की नदियों, घाटियों, रिमोट सेंसिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया। ये दुनिया भर की जितनी भी घाटियां हैं, नदी हैं, उसको रिव्यू करे, उसको देखेगा, उसको एनालिसिस करेगा, उसको ऊपर से देखेगा और रिमोट सेंसिंग के लिए, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ये प्लेटफॉर्म बनाया है। उसका काम ही पानी की जितनी भी बॉडीज है उसको चेक करना है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर कोई कमेंट आपको लगता है कि आपको देना चाहिए तो वो आप जरूर दीजिए। हमें कोई आइडिया देना है तो दीजिए, जिससे हम काम कर सकें। हमारे को सपोर्ट करिए, फाइनेंशियल सपोर्ट करिए, जिससे हम इस तरह के टॉपिक्स पे आपको सारी हाईलाइट दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।